सो वंस अगेन हेलो एंड वेलकम। आज की क्लास में 1.8 तक अपन लास्ट क्लास में कर चुके थे क्वेश्चन, जिसमें हमने बोला था कि जिसका लीस्ट काउंट कम होगा वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। याद है? उसके बाद ये अगला क्वेश्चन ऐसा है 1.9, जो देखने पे ये कह रहा है कि एक फोटोग्राफ है एक घर का। उस घर का एक फोटोग्राफ को अगर देखा जाए तो उस फोटोग्राफ का जो एरिया है वो एरिया है 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। फोटो खींच लिया घर का फोटो खींच के उस फोटो का एरिया निकाला तो वो आ गया 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन अ 35 mm स्लाइड। थोड़ा सा अगर पुरानी बातें याद हो तो जो फिल्म रिकॉर्ड होती थी वो 35 mm की रील पे होती थी। जो रील होती थी ना, ऐसे जो रील होती है, उस रील का ये जो विड्थ है ये 35 mm होती थी, है ना, प्राचीन काल में जब टेप रिकॉर्डर होते थे। हाँ हाँ, फिल्म, इसीलिए इसका नाम, इसलिए पिक्चरों को फिल्म बोला जाता है, क्योंकि ये जो रिकॉर्डिंग होती थी ये इस फिल्म पे होती थी, है ना। पहले के टाइम पे जो आपने कैमरे देखे होंगे जो घर पे यूज होते थे, कैमरे, उनमें रील डलती थी, वो फोटो खींचने के लिए इस्तेमाल होते थे। वीडियो के लिए जो कैमरा इस्तेमाल होता था उनमें रील हो जाती थी। क्या होता था कि जैसे कोई मूवी रिलीज हुई, तो मूवी आज रिलीज हुई, पता चले कि जो भारत के अन्य शहरों में जब वो मूवी लगेगी हो सकता है 10 दिन के बाद लगे, क्योंकि जो मूवी रिकॉर्ड होके फाइनल उसमें एडिट होके जो फाइनल रील बनी है, उस रील की कॉपी बनेगी, उस रील की कॉपी ट्रांसपोर्ट होगी। एक साथ रील्स का प्रोडक्शन इतना हो नहीं सकता है। आज के टाइम में क्या होता है, सैटेलाइट राइट्स होते हैं, तुरंत मूवी हर एक थिएटर में लॉन्च हो गई, हर फ्राइडे एक नई मूवी आ रही है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले एकदम फिजिकल फॉर्म में रील्स जाती थी पैक होके, और वो रील्स एक रिकॉर्डर पे, जैसे प्रोजेक्टर देखा है ना, प्रोजेक्टर पे लगती थी, फिर प्रोजेक्टर से वो डिस्प्ले होती थी। अब तो डिजिटल एज है, तो इसकी वजह से 35 mm स्लाइड पर उस फोटो को दिखाया गया, तो इतना हो गया। दिस स्लाइड इज प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन। ये स्लाइड है जो 35 mm की, इसको अपन ने प्रोजेक्टर पे लगा दिया, और प्रोजेक्टर पे लगाने पे ऐसा देखा, द एरिया ऑफ द हाउस ऑन द स्क्रीन इज 1.55 mm स्क्वायर। मतलब प्रोजेक्टर का काम है चित्र को बड़ा करके दिखाना, तो उसने चित्र को बड़ा करके दिखा दिया, तो जो इसकी जो इमेज बनी 1.55 mm स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, नॉट mm स्क्वायर। व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्टर स्क्रीन अरेंजमेंट? तो इसके लिए ना एक फॉर्मूला है जो आपके किसी काम का नहीं है। ये क्वेश्चन अगेन कहाँ का है? रे ऑप्टिक्स का, क्लास 12th में। इसका फॉर्मूला होता है कि देखो, लीनियर मैग्निफिकेशन दो तरीके के होते हैं, एक तो एरियल या सुपरफिशियल। तो जो एरियल मैग्निफिकेशन है वो होता है एम स्क्वायर ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन, है ना। जो एरियल मैग्निफिकेशन है वो होता है एम स्क्वायर टाइम्स लीनियर मैग्निफिकेशन। ये आपको पता नहीं है। जैसे यहां पर ये एक अगर लेंथ होती, इस लेंथ और इस लेंथ को अगर कंपेयर करोगे तो ये इनका जो भी लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये लीनियर है, लेंथ है। जब आप इस पूरे एरिया की बात करोगे, एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये है एरियल। ठीक है, तो ये दो तरीके के मैग्निफिकेशन होते हैं। तो ये मैग्निफिकेशन आप रे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन यहाँ पे अभी तक क्यों नहीं हटाया एनसीईआरटी से, मुझे भी नहीं पता है। ये यहाँ पे होने नहीं चाहिए। खैर, तो इसकी कैलकुलेशन हमने यहाँ कर रखी है। जैसे सिंपल है, एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट इतना था, एरिया ऑफ इमेज अभी अपन ने सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर ली। मीटर था तो मीटर को कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर में, तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻²। और 10⁻² का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10⁻⁴। तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात हो गई। एरियल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, तो एरियल मैग्निफिकेशन पता चल गया। और फॉर्मूला जैसे अभी हमने देखा था ना, मैग्निफिकेशन एरियल इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन लीनियर का स्क्वायर। तो लीनियर मैग्निफिकेशन कितना हो गया? अंडर रूट एरियल मैग्निफिकेशन, ये लिखा हुआ है अंडर रूट एरियल मैग्निफिकेशन, जो सॉल्व होकर आता है 94.1। आप लोग लिखना चाहे लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1.9 डाल के लिख लीजिए।
आगे बढ़ते हैं। छाप लिया होगा। सिग्निफिकेंट फिगर की बात करनी है, कर रखा है, एक बार और बता दो। सही है, ध्यान रखना ये वाला काउंट होगा क्योंकि यूनिट लिखी है और क्योंकि डेसिमल के बाद है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर डेसिमल वाला फिगर है, डेसिमल के में अगर लास्ट में जीरोस लिखें तो वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होते हैं। तो आंसर तो सही है, 13444 सही है क्या? 13444 बहुत बढ़िया, शाबाश, शाबाशी दे दो अपने आप को। आप लोग लिखना चाहेंगे या इसमें कोई डाउट है? नहीं। इस क्वेश्चन को देखा जाए, ये कह रहा है कि लेंथ ब्रेड्थ एंड थिकनेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल आर दिस दिस दिस। तो एक शीट है, कोई रेक्टेंगुलर होगी, इस तरीके की एक शीट है, ठीक है? इसकी लेंथ है, ब्रेड्थ है, और इसकी जो थिकनेस है, हाइट, ये भी अपने को पता है। तो कह रहा है कि गिव द एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द शीट टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमें इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि चाहे हम इसमें एरिया की बात करें, चाहे वॉल्यूम की बात करें, इसमें होना तो मल्टीप्लिकेशन ही है। अगर मल्टीप्लिकेशन ही होगा तो सिग्निफिकेंट फिगर वाला काम आएगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, इसमें कितने हैं, मार खाएगी, इसमें कितने हैं, तो अपने को आंसर कितने तक कर देना है, 3 तक। ओवर एक्साइटेड होके आंसर गलत नहीं करना है, ठीक? अब बाकी क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है। जैसे वॉल्यूम पूछा है तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, क्यूबॉइड का LBH, ठीक है? और एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? 2 × LB + BH + LH, है ना? बस अब इनको सॉल्व करना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, मल्टीप्लाई करना है। बस ध्यान ये रखना है कि जब फाइनल आंसर आए तो उसको कितने तक अपने को 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। बाजी सही बात है, ठीक है। इस बात को मैंने यहाँ पे दर्शा रखा है। इनमें कोई भी ऐसा समझ जाने वाली चीज़ नहीं थी जिसमें मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँ या आपको समझने पे जोर आए। आपके सामने आप लोग लिख सकते हैं। अच्छा मैं बता दूँ, अरे यार देख, सर्फेस एरिया का फॉर्मूला जो वही है तुमने अभी बताया, मैंने कैलकुलेशन लिख दी है और कैलकुलेशन करके ये आंसर आया। फाइनली मैंने 3 फिगर तक राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है? वॉल्यूम में भी फॉर्मूला तुमने ही बताया था, इसको भी सॉल्व कर लिया, राउंड ऑफ कर दिया 3 फिगर तक, खत्म, ठीक है? बोलने से पहले अपन जो भी चीज़ अपन को डाउट है उस पर अपन थोड़ा एफर्ट मारें, है ना? मतलब अगर अपने को लग रहा है कि इस चीज़ में अपने को डाउट है तो अपन घर पे उसको 2-3 बार समझने की कोशिश करें, है ना? फिर कोई डाउट आ रहा है फिर अपन डिस्कस करेंगे। क्या ये पंखा मना कर रहा है? भाई पीछे से बटन चला देना, जो भी बंद है, जो भी बंद बटन है सब चला दो, आप चलाओ। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आ गई, ठीक है, ठीक है दोस्त, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? हाँ, क्या आप इसको सॉल्व करना पूरा लिखना चाहेंगे हर एक स्टेप? बिना एग्जाम में बिना स्टेप के सॉल्व कैसे करेगी? हाँ, अब वहीं पे लिख दे, क्या प्रॉब्लम है? ऐसा थोड़ी मैडम खा जाएंगी। अभी तक एक भी क्वेश्चन तो मैं ऐसा नहीं मिलेगा जो तुम्हें लगे पता नहीं क्या क्या है, ये क्या भयानक चीज पूछ ली गई है। आप लोगों का पेपर हुआ था, कैसा रहा पेपर? कितने लोगों ने पेपर दिया? दिया ना? हाँ हाँ, था तो रहा, हाँ। कितने लोगों ने नहीं दिया? क्यों भाई? तबीयत ठीक नहीं थी, हाँ। नानी बीमार हो गई, हाँ। तबीयत खराब, तुझे क्या हो गया? हाँ,
तूने मैसेज किया था क्या मुझे? शौर्य, तो तूने किया था? सर्वज्ञ, तेरे क्या हाल है भाई? तूने क्यों नहीं दिया पेपर? ऐसी की तबीयत खराब हो रही है तुम लोगों की? इसके? क्यों? ओ, शुरू करें सरदार जी? नहीं? तुम एक एक नंबर एकदम छापने की कोशिश कर रहे हो क्या? ये लास्ट लाइन बस इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। तुम्हें थोड़ी याद रहेगा कि हमने यहाँ पे तीन तक ही क्यों आंसर लिखे हैं, तीन सिग्निफिकेंट फिगर तक ही क्यों लिखे हैं? एरिया एंड वॉल्यूम बोथ मस्ट हैव लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, दैट इज 3। पेन खत्म? और चटर पटर, आगे बढ़ो हैं। देखो इस क्वेश्चन को देखो, इसने बोला है कि द मास ऑफ अ बॉक्स मेजर्ड बाय अ ग्रोसर्स बैलेंस इज 2.30 kg। एक डब्बे का कुछ मास मेजर किया गया, इस डब्बे का मास आया 2.30 kg। इतना समझ में आ गया? अब क्या किया कि टू पीसेस ऑफ गोल्ड ऑफ मास इज दिस एंड दिस, इसमें दो पीस ये गोल्ड के ऐड कर दिए गए। बहुत बढ़िया। इसमें प्लस 20.15 ग्राम एंड 20.17 ग्राम इसमें और ऐड कर दिया गया। व्हाट इज, पहला पार्ट है टोटल मास ऑफ द बॉक्स, तीनों को ऐड कर देंगे। लेकिन तीनों को ऐड करते समय ध्यान रखेंगे कि इन तीनों की यूनिट सेम हो जाए। देखो ये दोनों तो ग्राम में है और वो किस में है? केजी में, तो अपन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? ग्राम। डिपेंड करता है तुम्हें किस में करना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, है ना। द डिफरेंस इन द masses of the pieces to correct significant figures, इनका अगर अपन को डिफरेंस निकालना है तो इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। इस 20.17 में से 20.15 घटा देंगे। ये हमसे दो चीज करना चाह रहा है, ठीक है, 0.02। आओ बातें करें। जैसे शुरू में तो इसने बोला कि इनको ऐड कर दिया जाए, तो अपन इसको केजी में ही सॉल्व कर लिया है। ये केजी में है, 20.15 को मैंने केजी में कन्वर्ट कर लिया। इसको किससे से कितने से डिवाइड किया होगा? 1000 से, क्योंकि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। इसका मतलब 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg। तो मैंने इसको ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लिया, 1000 से डिवाइड कर लिया, तो डेसिमल कितने पॉइंट आगे आ जाएगा? 4। आया कि नहीं आया? नहीं 3, 1000 ही तो है, तो 3 डिजिट आगे आ गया। सिमिलरली दूसरे वाले को भी केजी में कन्वर्ट कर लिया, तीनों को ऐड कर लिया, आंसर आ गया मेरा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि अपने को ये आंसर नहीं देना है, क्योंकि एडिशन में देखो तो इसमें इसका जो आंसर है वो कितना है? 2.34 kg। एडिशन में हमें इस बात का ध्यान रखना था कि डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स तक अपने को आंसर दे रखे हैं उतने ही अपने को आंसर देना है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर का रोल नहीं था। एडिशन सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर का रोल नहीं था। एडिशन सब्ट्रैक्शन में किस चीज का रोल था? डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं। तो दोनों में दो ही दो हैं, दो और दो में मिनिमम क्या है? दो। तो इसका मतलब डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक मुझे राउंड ऑफ करना पड़ेगा? दो। इसीलिए मेरा आंसर 2.34 kg है। सिमिलरली जब मैं सब्ट्रैक्शन में आऊंगा तो डेसिमल के बाद दो डिजिट तक है, तो इसका मतलब घटाने पर भी मेरे पास कितने डिजिट होने चाहिए डेसिमल के बाद? दो। ठीक है, तो इसमें तो कोई राउंड ऑफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इसमें बाय डिफॉल्ट ही कितने आ गए? दो। लेकिन इसमें अपने को राउंड ऑफ करने की जरूरत पड़ी है। ओके, इस क्वेश्चन में इतना सब कचरा लिखने की जरूरत है क्या? ये वाली बात, रूल ध्यान रखना है, ये वाला रूल लिख लो। लिख लो, जो जो भी इच्छा हो, जो भी इच्छा हो वो लिख लो, आप स्वतंत्र हैं। शुरू करें आर्यन? ठीक है जी। मुझे जियान का गाना सबसे बेस्ट लगता है।
ये तुम चारों बैठ के ना पीछे चोंच नहीं चलाओ। हाँ, ये तुम्हारे सामने एक भयानक सा क्वेश्चन है, तुम कोशिश करो पढ़ने की, शायद कुछ समझ में आ जाए। फिर मैं समझाता हूँ हिंदी में। मैं बताता हूँ, सुनो क्या है। अच्छा पढ़ लो। कुछ तो है, कुछ तो है बवाल। हाँ, वी नॉट लिखा है, वो एम नॉट लिखा है। क्या? देखो, चाचा आइंस्टाइन ने ऐसा बोला कि अगर किसी मास को बहुत ज़्यादा स्पीड से दौड़ा दिया जाए तो मास बदलना शुरू हो जाएगा, और वो इस इक्वेशन के हिसाब से बदलेगा। इक्वेशन एक्चुअल में थी जहां पर नीचे वी स्क्वायर लिखा है ना, वी स्क्वायर के नीचे सी स्क्वायर और आ जाएगा। हाँ, अपॉन में। तो ये इसकी एक्चुअल इक्वेशन थी। एम नॉट था जब वो पार्टिकल रेस्ट पे है। सुनने पे ध्यान नहीं है। नॉट मतलब जो नीचे जीरो लिखा है ना, दैट इज नॉट, गांठ ऐसा समझते, गांठ। हाँ, तो वो एम नॉट है। तो वो ये कह रहा है कि जब पार्टिकल रेस्ट पे था तब उसका मास एम नॉट था। अब जब उसका मास एम नॉट है, अब अपन ने उसको स्पीड दे दी वी, तो वी स्पीड देने पे उसका मास चेंज होगा, और मास चेंज होके हो जाएगा एम नॉट अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये एक्चुअल इक्वेशन थी। तो उसने क्वेश्चन को ऐसे फ्रेम किया, उसने बोला कि यार ना, मैंने ये क्वेश्चन बना दिया है, इस क्वेश्चन में मैं सी स्क्वायर को हटा देता हूँ और आपसे पूछ लेता हूँ, बताओ सी स्क्वायर को कहाँ रखना चाहिए। ये चीज़ उसने इस बात से समझाई है कि आप ना डायमेंशनल एनालिसिस से बताओ वो सी स्क्वायर कहाँ होना चाहिए। तो ये चीज़ जैसे मेरे दिमाग में आई, मेरा तो दिमाग खुल गया, क्योंकि मुझे पता है ये क्वेश्चन कैसे होना है। सेम डायमेंशन की चीज़ में से सेम डायमेंशन की चीज़ घटेगी, हाँ या ना? तो इसका मतलब अगर ये वन में से वी स्क्वायर घटा है तो इन दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, लेकिन इन दोनों की डायमेंशन सेम है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो वन तो कांस्टेंट है, तो कैसा होगा? डायमेंशनलेस। इसका मतलब इसको भी कैसा होना चाहिए? डायमेंशनलेस। सही बात है। तो वो कब डायमेंशनलेस हो सकता है? तो मैंने मान लिया सी की पावर एन है, मुझे थोड़ी पता है, तो मैंने समझने के लिए क्या मान लिया, सी की पावर कितनी है? एन। इसको मैंने इधर ले गया, तो मैं बोल दूंगा सी की पावर एन इज इक्वल टू वी की पावर एन, हाँ या ना? सही बात है। अच्छा, सी भी स्पीड है, वैसे तो स्पीड ऑफ लाइट है, और बोल रखा है सी स्पीड ऑफ लाइट है और वी स्पीड है, तो हैं तो दोनों स्पीड ही। इसका मतलब दोनों की डायमेंशन कैसी रहेगी? सेम। तो ये भी हो जाएगा एल टी माइनस वन की पावर टू, और ये हो जाएगा एल टी माइनस वन की पावर टू। सही बात है। ये टू नहीं है, एन है, ये मेरी गलती है, इस साइड अपन ने एन लिखा है, टू नहीं लिखा है। तो एल टी माइनस वन की पावर इधर एन लिखा है और इधर टू लिखा है। अब दोनों साइड में कंपेयर कर लूंगा, तो जैसे एल की पावर एन, टी की पावर माइनस एन, एल की पावर टू, टी की पावर माइनस टू, किसी से भी किसी को भी कंपेयर कर लो। तो जब आप इसमें यहाँ पर कंपेयर करोगे, तो कंपेयर करने पे पावर पे एन की वैल्यू कितनी आ गई? टू। तो एक तो ये समझ में आ गया कि यहाँ पर सी स्क्वायर होगा, दूसरा उसकी लोकेशन कहाँ होगी वो भी समझ में आ गया। लोकेशन कहाँ होगी? डिनोमिनेटर में वी स्क्वायर के नीचे। हाँ, उसका रीजन मैं यही तो समझा रहा हूँ कि ये पूरी क्वांटिटी डायमेंशनलेस होनी चाहिए। अगर वन और वी स्क्वायर इन दोनों की डायमेंशन सेम तो हो नहीं सकती। कब हो सकती है? जब ये डिनोमिनेटर में आए, मल्टीप्लीकेशन में आके थोड़ी हो सकती है। ठीक है ना? इसका एक्चुअल फॉर्मूला है ये, वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की पावर वन बाई टू, इसका एक्चुअल फॉर्मूला है। ठीक है, इसका एक सोल्यूशन भी लिखा है क्या? मैंने नहीं लिखा, मतलब ये सिंपल है। तो बेसिक फंडा इसका ये है कि सेम डायमेंशन की चीजें ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, ये रूल है। तो इस बात को सबसे पहले लिखना है अपनी कॉपी में। मैं इसी बात को बोल रहा हूं, सबसे पहले अपनी कॉपी में ये लिखो कि सेम डायमेंशन की चीजें ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। सिंस फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ सेम डायमेंशन कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ऐसा लिख लो। दूसरी बात ये लिख लो कि वन इज डायमेंशनलेस,
1 is dimensionless, so the second term should be dimensionless. ये 1 तो डायमेंशनलेस है ही, जो सेकंड टर्म है वो भी डायमेंशनलेस होनी चाहिए। इसका मतलब सी इसी के पास है। अब समझ में आ गया? ये डायमेंशन लेस है, लेफ्ट साइड अगर डायमेंशन लेस है तो राइट साइड भी डायमेंशन लेस होनी चाहिए। तो मैं सी को कहाँ रखूँ? मल्टीप्लिकेशन में रखूंगा तो सी और वी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो डिवीजन में ही रखना पड़ेगा। नहीं समझे? हमें कैंसिल आउट करना है, यस। हमको ये चाहना है कि यहां पर अगर 0 पावर है तो इधर भी कितनी होनी चाहिए? 0। इसको अगर और सिंपल तरीके से लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं वैसे, जैसे 1 की डायमेंशन शुड बी सेम एज बी स्क्वायर सी की पावर n की डायमेंशन। मल्टीप्लिकेशन में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस केस में n की वैल्यू -2 आ जाएगी, और क्या फर्क पड़े? हाँ एक ही बात है, जैसे मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। देखो, तुम चाहे डिवाइड करके कर लो, मल्टीप्लाई करके भी मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? डायमेंशनलेस का मतलब क्या है? m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, यही मतलब है। ये लिखा हुआ है एल टी -1 की पावर कितनी लिखी है? 2। इधर क्या लिखा हुआ है? एल टी -1 की पावर कितनी लिखी है? n। तो इधर कितना हो गया? l की पावर 2, l की पावर n, t की पावर -2, t की पावर -n। तो हो जाएगा l की पावर 2 + n, और यहाँ पर हो जाएगा t की पावर -2 + n। इधर कितना था? m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 0। अब कर दो कंपेयर, एक ही बात है, कोई भी मेथड से कर लो। लेफ्ट और राइट कंपेयर करोगे तो 0 शुड बी इक्वल टू 2 + n, मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई? -2। तो n की वैल्यू यहाँ पर -2 रख दो, आया ना? अगर n की वैल्यू -2 रख दोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? v² / c² ही तो बनेगा, ठीक है ना? अरे कान है, जैसे चाहो वैसे पकड़ लो, क्या फर्क पड़ रहा है? क्यों भाई खट्टर साहब? चमका? वो पेपर है तुम्हारे पास जो हुआ था पेपर? लाओ पेपर दो, इसके बाद ना वो पेपर डिस्कस करते हैं। आराम से, आराम। पेपर तो इसमें से कई क्वेश्चंस तो अपने एनसीईआरटी के ही हैं, है ना? कई क्या, सारे हैं। आगे चलें, अगला क्वेश्चन। पेपर बाद में देखेंगे। कोई भी मेथड से कर लो, ये आपका मेथड नंबर 2 है, वो मेथड नंबर 1 है। हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन को पढ़ लो। The unit of length convenient on the atomic scale is known as angstrom and is denoted by a की पावर ऊपर नॉट, a नॉट। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ये बात मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, है ना? The size of hydrogen atom is about 0.5 angstrom. What is the total atomic volume in meter cube of a mole of hydrogen atom? अब क्या है ना, ये क्वेश्चन केमिस्ट्री का है, जिसे मोल, मॉलिक्यूल, एटम जो इनके साथ जो कंफर्टेबल नहीं है उसके लिए जीवन में दर्द ही रहने वाला है। आप लोग कंफर्टेबल हैं? मोल बोल जानते हैं श्रीति? तो मोल, मॉलिक्यूल, ऐसा कुछ कुछ ऐसा। देखो सुनो, हाइड्रोजन का एक एटम है ये, ठीक है? एक एटम है तो यहाँ पर पॉजिटिव है और इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन मंडरा रहा होगा चारों तरफ, ऐसे ही तो है। यहाँ पर एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये गया, प्लस एक न्यूट्रॉन है, ये पूरा हाइड्रोजन एटम बन गया, ठीक? अब इस हाइड्रोजन एटम का जो साइज है वो 0.5 एंगस्ट्रॉम है। व्हाट इज द टोटल एटॉमिक वॉल्यूम इन मीटर क्यूब ऑफ अ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम? तुमको अब एक एटम की बात नहीं करनी, तुमको किसकी बात करनी है? पूरे मोल की।
अब जिनको थोड़ा सा आइडिया उनको पता होगा कि 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है, शाबाश, है ना, एवोगैड्रो नंबर होता है। तो बस इतना काम करना है। अगर तुम्हें एक एटम का पता चल गया तो उसमें Na से मल्टीप्लाई कर दो तो किसका आ गया, 1 मोल का आ गया। तो अब एक एटम का अपने को वॉल्यूम निकालना है, तो इसकी कैलकुलेशन मैंने कर रखी है क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो तुमको क्वेश्चन में साइज मतलब उसकी रेडियस ऑलरेडी दे रखी है, तो इसकी रेडियस है। हाँ हाँ, क्योंकि वो वॉल्यूम की यूनिट देखो, ये एंगस्ट्रॉम है मतलब मीटर है, ठीक है ना। तो तुम्हें रेडियस दे रखी है, तो वॉल्यूम तो 4/3 पाई r क्यूब से वॉल्यूम तो ये आ गया। हाँ एंगस्ट्रॉम, यही तो लिखा है, बार बार एक ही चीज क्यों पूछ रही है। ये देखिए लिखा है कन, और ये पहले भी बता ही चुका हूँ मैं। तो 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 है, तो अपने को रेडियस पता चल गई। वॉल्यूम ऑफ ईच एटम ऑफ हाइड्रोजन इज 4/3 पाई r क्यूब, फॉर्मूला सिंपल है, वैल्यू डाल दी, मेरे पास वॉल्यूम एक एटम का वॉल्यूम आ गया। तो अपन ने बनाया था ये एक एटम का आ गया। 1 मोल का चाहिए तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दूं, Na से। तो 6.023 इंटू 10⁻3, ये 1 ग्राम मोल में इतने एटम्स होते हैं। तो अपन ने इस वॉल्यूम में मल्टीप्लाई कर दिया Na से, मेरा आंसर आ गया है जी। हाँ ये ना, ये इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गेम अलग है। जो जब भी इसमें इस तरीके की बात इसने बोलने की कोशिश करी है ना, वो रेडियस के भी बात कर रहा है। हाँ इसका, क्योंकि ना हाइड्रोजन का एटम का जो साइज है वो तो फिक्स है ना। यार हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस है वो यही यही होता है, 0.5 एंगस्ट्रॉम। ये वही क्वेश्चन की फ्रेमिंग में गड़बड़ है। मैं ये भी तो नहीं बोल सकता कि हाइड्रोजन का एटम का साइज ये नहीं होता है, ये रेडियस ये नहीं होती, क्योंकि हाँ तुम नहीं कह सकती। हाँ उस केस में तुम्हें नहीं समझ में आएगा, तुम नहीं कह सकती हो ये चीज़, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। या तो फिर क्वेश्चन की फ्रेमिंग चेंज कर लो, ऐसा लिख दो, साइज की जगह चेंज करके यहाँ लिख दो द रेडियस, खत्म, टेंशन खत्म। हाँ देखो ये चैप्टर ना है ही नहीं है, इसमें देखो तुम्हारा केमिस्ट्री ये भी आ गई, मॉडर्न फिजिक्स भी आ गई, सारी चीज़ें आ गई, मतलब इसमें फिजिक्स के अलावा बाकी सब कुछ है, और मैथ तो है ही। चलो आगे बढ़े। तो ये ना, ये ध्यान रखना, मैं इस बात को तुम्हें गलत नहीं बोल सकता हूँ कि हाइड्रोजन का ये जो है ये डायमीटर दे रखा है, क्यों, क्योंकि ये होती ही हाइड्रोजन एटम की रेडियस है, 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है। तो अगर 0.53 एंगस्ट्रॉम को मैं कैसे बोल दूं कि वो इसका डायमीटर है। तो क्वेश्चन में फ्रेमिंग में गड़बड़ है, यहाँ पे रेडियस होना चाहिए, ठीक है। आ, आगे बढ़े। हाँ ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि, पढ़ लो, केमिस्ट्री है, मैं आज केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ ऐसा लग रहा है मुझे। सुनने में आ रहा है, सही सही लग रहा है ना। जैसे तो सिर खुजा रही है, ऐसे दिमाग खुजा रहे हैं। पढ़ लो, है ना, याद रखना जरूरी है, क्या कर रहे हैं ये जरूरी नहीं है। देखो ऐसा है कि ये बात तुमको पता है या नहीं पता है कि 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर होता है, इस ये तो पता ही है, ठीक है। अब वो कह रहा है अगर 1 मोल 22.4 लीटर है एसटीपी पे, तो मोलर वॉल्यूम और एटॉमिक वॉल्यूम हाइड्रोजन का उसका रेशियो चाहिए मुझे। तो मोलर वॉल्यूम एटॉमिक वॉल्यूम सोचते ही पहले तो ये सोचो कि ये होते दोनों क्या हैं, दोनों ही केमिस्ट्री के टर्म्स हैं, बात करते हैं। तो देखो मोलर वॉल्यूम तो वो है जो 1 मोल ले रहा है, तुमको 22.4 लीटर मोलर वॉल्यूम ही तो दिया है,
1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर। लीटर मतलब क्या है, वॉल्यूम की तो यूनिट है, तो ये तो तुमको डायरेक्टली मोलर वॉल्यूम ही दे रखा है क्वेश्चन में। एक कन्वर्जन तुमको याद रहना चाहिए, 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻³ ठीक है जी। 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻³ तो मैंने लीटर की जगह ये बस कन्वर्जन फैक्टर डाल दिया और मेरा मोलर वॉल्यूम आ गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को, देवेश भाई कोई समस्या? उसके बाद एटॉमिक वॉल्यूम के लिए जैसे थोड़ी देर पहले अपन ने किया था, एक एटम का 4/3πr³ करके निकाला था, तो मैंने 4/3πr³ करके एक एटम का निकाल लिया। अगर एक मोल का चाहिए तो उसमें किससे मल्टीप्लाई कर दूं, Na से, ठीक है। तो वो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके एटॉमिक वॉल्यूम आ गया। ये हाइड्रोजन एटम की ही बात हो रही है, तो देख इससे पहले वाले का आंसर इसका सेम आ रहा है क्या, है कि नहीं? तो दोनों का आंसर तो सेम ही है। दूसरी चीज, यहाँ पर रेडियस इसने दे नहीं रखी इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि ये पहले वाले क्वेश्चन के जस्ट बाद है, तो इसका मतलब है मान के चल रहा है कि रेडियस यहाँ पर तुमको 0.5 एंगस्ट्रॉम पता है, क्योंकि वही तुमने इसमें रख के तुमने यहाँ पर इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो, ठीक है। कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन है। फिर हमसे कह रहा है कि मोलर वॉल्यूम और एटॉमिक वॉल्यूम दोनों का रेशियो चाहिए, तो बस इनको डिवाइड कर देना है। मोलर वॉल्यूम ये है, एटॉमिक वॉल्यूम ये, दोनों को डिवाइड कर लो। इसके बाद क्वेश्चन है कि वाई इज दिस रेशियो सो लार्ज, ये रेशियो इतना बड़ा क्यों है? इसका लॉजिक ये है कि यार ये है मोलर वॉल्यूम, और मोलर वॉल्यूम और ये है एटॉमिक वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम मतलब गैस का होगा, हाँ या ना? और गैस का एरिया बहुत ज़्यादा होता है, गैस का जो वॉल्यूम है सॉलिड लिक्विड गैस में सबसे ज़्यादा गैस का ही होता है। तो वही बात है, द रेशियो इज लार्ज ड्यू टू लार्ज इंटरमोलिकुलर सेपरेशन इन हाइड्रोजन गैस। अगर ये गैस का है 22.4 लीटर, तो गैस में इंटरएटॉमिक डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा होगी ना, बहुत ज़्यादा होगी, इसकी वजह से ये रेशियो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लिखना चाहते हैं आप लोग, लिखो लिखो। आई थिंक ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए, इसके बाद एक और होगा। हाँ बस इसके बाद क्वेश्चन खत्म। सुनो भाई, इस क्वेश्चन को पढ़ो। ये क्वेश्चन मतलब रैंडम क्वेश्चन है, ऐसे ही तुम्हारे मजे लेने के लिए पूछा गया है, तुम्हारा दिमाग चले, पढ़ के सोचो क्या कहना चाह रहा है, पढ़ो। समस्या ये है कि तुम जो पिछला याद किया हुआ है उसको याद करने की कोशिश मत करो, अभी दिमाग लगाओ। क्या? हाँ हाँ, बेटा क्यों? तुम चारों चुप हो जाओ। तुमको अगर रोना है तो अब बाहर जाके रो, अब मैं क्लास में रोने भी नहीं दूंगा। इतना कुछ नहीं है, इतना तो ऐसे ही कटता फटता रहता है। देख, डिस्टेंस की वजह से है ना। देखो कॉन्सेप्ट ये होता है इसमें कि जब तुम बहुत ज्यादा दूर की कोई भी चीजें फास्ट, चोंच बंद कर ले। क्वेश्चन आधा मैं पढ़ चुका हूं, जबरदस्ती चौथ चला जा रहे हैं। पार्टी थोड़ी चल रही है यहाँ पे, पार्टी करने की फीस दी है तो बताओ। क्या क्वेश्चन था? हाँ
तो जैसे जब जब तुम खुद भी देखते होगे, जब कभी भी ऐसा कोई दूर की चीज़ अगर देख रहे हो, जैसे अगर मान लो अगर तुम इस तरीके से मूव कर रहे हो, अगर तुम इस तरीके से लेफ्ट टू राइट अगर मूव कर रहे हो, लेफ्ट टू राइट मूव करने के दौरान अगर तुम कोई भी दूर की चीज़ देखोगे, तो दूर की चीज़ तुमको पीछे जाती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर तुम उससे और पीछे देखोगे, तो वो तुम्हें इसके कंपैरिजन में या तो धीमी जाती हुई दिखाई देगी, या फिर लगेगा रेस्ट पे है। यही सिनेरियो होता है। ये सब हो इसलिए रहा है कि थोड़ा इसको समझने की कोशिश करना। तुम ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तुम ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। जब तुम ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने की कोशिश कर रहे हो, ये है रेडियस आर, ये एंगल है थीटा। तो जब तुम यहां से यहां गए, तो ये पहली बात, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, अगर ये बहुत दूर की कोई चीज है, बहुत दूर, अगर बहुत दूर की कोई चीज है, तो ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम रही रेडियस। मतलब अगर मैं यहाँ पर इसकी कर्वेचर भी तुमको दिखाऊं, तो कर्वेचर ऐसी है, हाँ या ना। और इसको अगर मैं ऐसा स्ट्रेट लाइन बना दूं, तो भी ये कर्वेचर ये ऑलमोस्ट सेम है। जैसे जैसे थीटा अगर स्मॉल है, तो मैं ऐसा बोल दूंगा कि भाई ये जो लेंथ एल है और ये इसका जो आर्क है, ये एल और आर्क ऑलमोस्ट एक दूसरे के बराबर है। अगर एल और आर्क दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो रेडियस भी एक दूसरे के बराबर है। जब तुम ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में गए, इस दौरान अगर इस पॉइंट की तुमसे दूरी चेंज ही नहीं हो रही है, इसका मतलब ये पॉइंट तुम्हारे लिए रेस्ट पे हुआ ना। मतलब तुम मोशन में हो, ये बात कैसे पता चल रही है? मैं इस कॉर्नर से उस कॉर्नर गया, कैसे पता चली कि भाई मैंने देखा मेरे रेस्पेक्ट में ये मैंने गोला बना दिया, अभी से मेरे और गोले के बीच की दूरी इतनी है, मैं थोड़ा आगे आया, मेरे और गोले के बीच की दूरी इतनी है, दूरी चेंज हुई। कुछ टाइम के बाद मेरे और गोले के बीच की दूरी और चेंज हो गई, थोड़ा और आगे गया तो मेरे और गोले के बीच की दूरी और चेंज हो गई। मतलब अगर किसी पर्टिकुलर रेफरेंस से मेरी दूरी टाइम के साथ चेंज हो रही है, इसका मतलब मेरे पास वेलोसिटी है, आया ना। और अगर मेरे पास वेलोसिटी है, तो मैं बोल दूंगा कि मैं मूव कर रहा हूं। इतनी सी तो बात है। अब मैं अपने ये जो एक पेन है, मैं जेब में रखे हूं, इस पेन की दूरी कभी भी मेरे बॉडी से चेंज नहीं हो रही, तो मेरे लिए ये पेन हमेशा रेस्ट में है। लेकिन अगर पीछे से अगर तुम वहां से देखो, तो प्रांजल से अगर मैं बोलूँ कि यहाँ की दूरी चेंज हो रही है, अभी यहां से मैं यहां गया, तो यहां से लेके वहां तक की दूरी फिर से चेंज हुई। मतलब उसके रेस्पेक्ट में पेन मूव कर रहा है, लेकिन मेरे रेस्पेक्ट में नहीं कर रहा। जब तुम ऐसे ही यही दूरी को बढ़ाकर 10 किलोमीटर कर दो, अगर 10 किलोमीटर दूर कोई पॉइंट है, तो पहली बात तो ये एंगल बहुत छोटा हो गया। जितना ज्यादा एंगल छोटा होता जाएगा, उतना ही एल और आर्क एक दूसरे के बराबर हो गए। जैसे ही एल और आर्क एक दूसरे के बराबर हुए, इसका मतलब अब तुम्हें वो पॉइंट मूव होता हुआ दिखाई नहीं देगा। इस बात को समझ गए? इसको कहते हैं पैरालैक्स मेथड। इसको क्या कहते हैं? पैरालैक्स मेथड। आई थिंक स्पेलिंग यही है, एग्जैक्टली exactly. जब थीटा कम है, उस केस में ये एल और आर को बराबर मान लेना। अगर थीटा बड़ा है, सपोज कर थीटा ये हो गया ऐसे बड़ा हो गया, मान ले ये 70 डिग्री हो गया, तो क्या उस केस में ये आर्क और ये दोनों बराबर हो सकते हैं? कभी कभी नहीं हो सकते। तो ये काम ही कब करेगा? जब थीटा बहुत छोटा है। जब थीटा बहुत छोटा है, तो एल और आर का बराबर हो जाना, इसको पैरेलैक्स मेथड कहते हैं। उस टाइम तुम्हें ऐसा अपीयर होगा, एक्चुअल में थोड़ी है। एक्चुअल में रेस्ट और मोशन कोई चीज ही नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। रेस्ट और मोशन कुछ होता ही नहीं है। ये कॉन्सेप्ट ही फ्लॉ है, मतलब इसमें फ्लॉ है ढेर सारे। जैसे कि तुम खुद सोचो कि ये पेन के बारे में भी अपन डिस्कशन कर रहे थे, ये पेन तुम्हारे लिए क्या है? मोशन में या रेस्ट में? मेरे लिए तो रेस्ट पे है। तो मोशन और रेस्ट ये किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। कौन देख रहा है, ऑब्जर्वर कौन है, कहां पर खड़े होकर देख रहा है, उस चीज पे चीजें डिपेंड करती हैं। आई थिंक तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए ऐसा क्यों हुआ। अब इसका जो आंसर है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ये कह रहा है कि व्हेन यू लुक आउट of the window of a fast moving train nearby object like trees and how it seems to be move rapidly in the opposite direction, जो कि होता है अगर अपन आगे जा रहे हैं तो सारी चीजें हमें पीछे जाती हुई दिखाई देती हैं। ड्यू टू द रिलेटिव मोशन, जो कि सही भी बात है, रिलेटिव मोशन की वजह से है,
क्योंकि उनके रेस्पेक्ट में हम आगे जा रहे हैं तो हमारे रेस्पेक्ट में वो पीछे जा रही है, उनके रिलेटिव में आगे जा रहा हूं तो मेरे रिलेटिव वो पीछे आ रही है। एंड द क्विक चेंज इन द एंगल ऑफ व्यू। अब जब ये बात कह रहा है ना एंगल ऑफ व्यू, ये यही बात कहना चाह रहा है कि ये जो एंगल थीटा है ना यही आपका एंगल ऑफ व्यू है। ठीक है, आगे देखो, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लाइक हिल टॉप्स, द मून एंड द स्टार्स सीम स्टेशनरी or moving with you because the change in the angle of view for these objects is very small, क्योंकि थीटा बहुत छोटा है। Due to their large distance, this phenomena is known as parallax effect। ठीक है जी, आप लिखना चाहेंगे? लिखिए, बात नहीं करना लेकिन अब। आगे बढ़ा जाए। ये लास्ट क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का। ये क्वेश्चन को पढ़ लो क्योंकि पढ़ने से ही होगा। अगर आप एक सन की बात करेंगे अपने, तो सन की जो इनर कोर है और आउटर कोर है इनके टेम्परेचर अलग अलग हैं। इनर कोर का टेम्परेचर कितना है? 10⁻⁷ केल्विन, और आउटर सरफेस का टेम्परेचर है 6000 केल्विन। मतलब इनर कोर बहुत ज़्यादा गर्म है और आउटर कोर है वो थोड़ा कम गर्म है। एट दीज हाई टेम्परेचर नो सब्सटेंस रिमेन्स इन अ सॉलिड लिक्विड फेज, तो मतलब गैस रहेगा। इन वॉट रेंज डू यू एक्सपेक्ट द मास डेंसिटी ऑफ द सन टू बी? क्या आप उम्मीद करते हो कि जो सन की डेंसिटी है वो क्या होगी? इन द रेंज ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स और गैसेस, चेक इफ योर गैस इज करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो इन्होंने एक काम किया कि एक काम करो, आप तो ना बताओ, सन का टेम्परेचर दे दिया कि ऐसा ज्ञान की बात है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी। फिर पूछा गया कि यार एक बात बताओ, सन की डेंसिटी कितनी होगी? तो मास दे दिया सन का और रेडियस दे दी। तो अगर मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम तो इसका मतलब 4/3 πr³, आगे डेंसिटी खत्म। क्वेश्चन यही है, बाकी लैंग्वेज उससे पहले देखो क्या भारी लिखी है। यही तो कह रहा है, डेंसिटी तो चाहिए ना उसको। चेक इफ योर गैस इज करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हाँ, अब देखो, ये डेंसिटी निकाल लो यहाँ से। डेंसिटी की वैल्यू कितनी आती है उस पर सारी चीज मैटर करेगी। जैसे अपने निकाल रखी है क्या? हाँ, निकाल रखी है। तो जैसे यहाँ पर जो डेंसिटी आई है, मास अपॉन अपन ने रेडियस करके, मास अपॉन वॉल्यूम करके सॉल्व कर लिया, तो डेंसिटी ये आ रही है 1.392 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। पानी की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर सीसी, है ना। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और अगर मैं इसको कन्वर्ट कर लूँ मीटर क्यूब में तो हो जाएगा 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये 10⁻³ से ज़्यादा या कम है? ये ज़्यादा है ना यार। तो इसका मतलब ये है कि दिस इज द ऑर्डर ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, नॉट गैस। गैस के ऑर्डर में तो नहीं है डेंसिटी। मतलब गैस की डेंसिटी कितना होती? हाँ जी, कम होनी चाहिए थी ना, लेकिन उससे तो ज़्यादा ही है ना ये। लिक्विड से तो ज़्यादा ही है। लिक्विड से ज़्यादा इसका मतलब क्या होगा? या तो लिक्विड के फॉर्मेट में होगा या फिर सॉलिड के फॉर्मेट में। तो ऐसे अपन ने कंपेयर कर लिया। चमक गई बात। इन शॉर्ट ये है कि गैस के फॉर्मेट में नहीं है। मतलब सूरज गैस का गोला नहीं है। सूरज गैस का गोला, सूरज के बाहर गैस है लेकिन सूरज के अंदर ठोस है। जैसे ऐसे तो पृथ्वी के बाहर भी गैस है लेकिन पृथ्वी अंदर से तो ठोस है ना, उस तरीके की बात है। This is the order of density of solid and liquid, not gases. The high density of the sun is due to the inward gravitational attraction and outer layers due to the inner layer of the sun. ये अगेन वही बात है, तुम्हें जब ज्ञान नहीं है ग्रेविटेशन का तो फिर आप इन बातों को याद करके क्या कर लेंगे? आपको ग्रेविटेशन चैप्टर आता है? अच्छा, थोड़ा सा तो इतना तो पता होगा ना कि जिसका मास ज़्यादा होगा उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा होगा। तो सूरज का मास बहुत ज़्यादा है
तो वो पूरे मास को होल्ड करके रखे है और गैसेस को अपने एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाने दे रहा है, और गैसेस को भी होल्ड करके रखे है। क्यों? क्योंकि उसका ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा है। ये कह रहा है मेहका, सही बात है, ठीक, छाप लेंगे। सो गैस नहीं होगा, ये आंसर है, गैस नहीं होगा, लेकिन सॉलिड और लिक्विड इस फॉर्मेट में होगा। हाँ, क्योंकि वैसे भी अर्थ के अंदर तो सारी चीज मोल्टन स्टेट में है, जैसे सूरज के अंदर भी मोल्टन स्टेट में। देखो शुरुआत करते हैं एरर की। एरर एक बहुत ही लिमिटेड तरीके से तो आपके सिलेबस में है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है। क्या ढूंढ रही है अब उसमें? तो बंद करके रख देना अब। शुरू करें। देखो एरर आखिर है क्या है, जैसे तुमने ये गेट है, इस गेट की अगर लेंथ मेजर करोगे, तो इस गेट की लेंथ मेजर करने में क्या होगा कि सपोज करो इस गेट की लेंथ है 3 फीट। हो सकता है आप एक बार मेजर करो तो आ जाए 3.01 फीट, या हो सकता है आ जाए 2.99 फीट। एक्चुअल तो 3 फीट है, लेकिन आप किस तरीके से मेजर कर रहे हो उस पर डिपेंड कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप जिस टेप से इसको मेजर कर रहे हो वो टेप में ही मार्किंग गलत हो सकता है वो आपकी मार्किंग 3.1 फीट दिखा दे। तो हम चाह के भी इसको सही मेजर नहीं कर सकते। मतलब एरर कई तरीके से हो सकती है। एक तो है कि भाई मुझे मेजर करना था इस एंड तक, मैंने यहाँ पे थोड़ा आगे तक एरर में आगे तक मेजर कर लिया, तो मेरी केयरलेसनेस की वजह से हुआ ना ऐसा, ये तो ये ह्यूमन एरर है, मैंने गलती कर दी। एक बार क्या हुआ कि इंस्ट्रूमेंट ही में ऐसा ले आया जो अपने आप में खराब है, तो इंस्ट्रूमेंट की वजह से गड़बड़ हो गई। मतलब एरर कई तरीके की हैं, उन कई तरीके की एरर को हम अलग अलग तरीके से दूर कर सकते हैं। जो एरर हमारी बेवकूफ़ी की वजह से हो रही हैं, हम उनको अपनी बेवकूफ़ी दूर करके कर सकते हैं। जो एरर खराब इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो रही है, हम इंस्ट्रूमेंट को या एनवायरमेंटल कंडीशन को सही करके कर सकते हैं। जैसे आप किसी भी टेप से कोई चीज़ को मेज़र कर रहे हो, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो टेप थोड़ा बहुत एक्सपांड तो होगा। अगर वो एक्सपांड वाला मटेरियल है, अगर वो एक्सपांड हो गया हीट में, तो वो क्या सही एरर, सही तुम्हें मेजरमेंट दे पाएगा? कभी नहीं दे पाएगा। तो एरर पूरा इसी बात पर डिपेंड, जरूरी नहीं है कि तुम हर बार कोई चीज़ सही मेजर करो। तुमने अपनी बहुत अच्छे से चीज़ें कर ली, मौसम की कंडीशन खराब हो गई, उस केस में भी इंस्ट्रूमेंट गलत रीडिंग दे देते हैं। उससे बचने का तरीका यह है कि आप मल्टीपल टाइम्स रीडिंग लो और उन सारी रीडिंग का एवरेज ले लो, दैट्स इट। ठीक है, इसलिए एक बार मैंने तुमको बोला था कुछ दिन पहले कि अगर आप एरर से बचना चाहते हो तो जितनी बार चाहो, जितनी ज़्यादा बार आप रीडिंग लोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। शुरुआत करते हैं इस छोटे से टॉपिक की, एरर्स इन मेजरमेंट। मैं लिखने के लिए अभी नहीं बोलूँगा, ये थ्योरी का पार्ट है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लिखना चाहो तो वीडियो से लिख लेना। ठीक है। द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट बाई एन एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंटेन सम अनसर्टेनिटी। थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी तो होती ही है। दिस अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड एरर। एवरी कैलकुलेटेड क्वांटिटी विच इज बेस्ड ऑन मेजर्ड वैल्यू हैज ऑल्सो एन एरर। आप कुछ भी मेजर कर लो, थोड़ी बहुत एरर तो सब में होगी, सब में होती है थोड़ी बहुत एरर। ठीक है। फिर एवरी मेजरमेंट इज लिमिटेड बाय द रिलायबिलिटी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। आप जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी क्या रिलायबिलिटी है उस पर भी डिपेंड करता है, जो पर्सन मेजर कर रहा है उसके स्किल पर डिपेंड करता है। ये दोनों चीज़ें अगर सही हैं तो चांसेस है कि आपकी रीडिंग कुछ सही आ जाए। ठीक है, कितनी सही आएगी वो नहीं पता। अब इसमें देखो टाइप्स ऑफ एरर में, जो सबसे पहली जो एरर है वो आपकी इंस्ट्रूमेंटल एरर ही है। आपने इंस्ट्रूमेंट ही ऐसा बना दिया जिसमें कुछ लोचा है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग एरर है, या फिर आपने इंस्ट्रूमेंट ही अच्छे से यूज़ नहीं किया। ये दोनों ही एरर को आप इंस्ट्रूमेंटल एरर में डालेंगे। दिस कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट। ध्यान रखना, एरर और उसको दूर कैसे करना है दोनों ही पता होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट एरर को कैसे दूर कर सकते हैं? इंस्ट्रूमेंट को सही करके। ठीक है, तो दीदी सही बात है, तो नहीं रही। ठीक। दूसरा एनवायरमेंटल एरर। एनवायरमेंटल एरर कैसी है? These are due to the changes in external environment conditions such as temperature, pressure, humidity, dust, vibration और magnetic and electrostatic field। इसको कैसे सही कर सकते हो? जो environment में issues आ रहे हैं
अगर जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ पे टेम्परेचर कम किया जाए, जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा है वहाँ की ह्यूमिडिटी कम की जाए। जो चीज़ आपके मेजरमेंट पे अफेक्ट डाल रही है उसको आप चेंज कर दीजिए। तीसरा है ऑब्जर्वेशनल एरर। ये पापी एरर है जो हम लोग करते हैं, हम देख ही गलत रहे हैं। These errors arise due to improper setting or of the apparatus or carelessness in taking observation। ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशनल एरर हैं। ध्यान रखना apparatus सही है लेकिन तुमने उनकी सेटिंग गलत कर दी है। अगर apparatus की सेटिंग गलत है तो ये इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं है। वो कौन सी एरर है? ऑब्जर्वेशनल है। जो आप गलती कर रहे हो सब इसमें आएगी। समझ गए? फिर देखो ये रैंडम एरर है। रैंडम एरर जब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा एरर क्यों आ रही है तो फिर सारी रैंडम है। जब तुम्हें पल्ले ही नहीं पड़ रहा कि वो आ रही है एरर तो सारी की सारी रैंडम एरर है। फिर दीज एरर आर ड्यू टू अननोन कॉजेज। तुम्हें कारण ही नहीं पता तो सब इसमें आ जाएंगे। देयरफॉर दे ओनली दे अकर इरेगुलरली एंड आर वेरिएबल इन मैग्नीट्यूड एंड साइन। इरेगुलर है क्योंकि रीजन नहीं पता तो तुम कैसे बता दोगे कि ये कब कितनी होगी? रीजन अगर पता हो तब तो बता सकते हो। These cause of the cause of these errors are not known precisely. They cannot be eliminated completely. जब तक कारण ही नहीं पता है तो आप उनको दूर क्या करोगे? For example, when the same person repeats the same observation in the same condition, he may get different reading different times. एक गेट था, आपने इंस्ट्रूमेंट भी सही लिया, नाप भी बार बार यहीं तक रहे हो, लेकिन हर बार अलग अलग रीडिंग आ रही है, तो तुम्हें थोड़ी पता चल रहा है। ठीक है भाई, रैंडम एरर है, जो समझ में नहीं है सब रैंडम, काम खत्म एक बार। अब देखो भाई, रैंडम एरर को हटाने का क्या तरीका है? रैंडम एरर को हटाने के लिए आप n टाइम्स ऑब्जर्वेशन लो, मल्टीपल टाइम्स, और जितने बार आप ऑब्जर्वेशन लोगे वो एरर 1/n टाइम्स हो जाएगी। 100 बार ऑब्जर्वेशन लोगे तो एरर आपकी 1/100 टाइम्स हो जाएगी। सिंपल। तो एरर उतना कम हो जाएगा। रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशन अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब कोई बोले एक बार 10 बार रिपीट करते हैं, एक बार 100 बार रिपीट करते हैं, किसमें ज़्यादा एक्यूरेट मिलेगा? सिंपल है ना। एंड टेकिंग द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, सारी के सारा एवरेज ले लो। जितनी भी रीडिंग आई, 100 बार ऑब्जर्वेशन किया, 100 बार उनका एवरेज ले लिया। दिस मीन वैल्यू वुड बी वेरी क्लोज टू द मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग। इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज मेड n टाइम्स, देन रैंडम एरर रिड्यूसेस टू 1/n टाइम। ये इंपॉर्टेंट बात है ना, कि अगर आप n टाइम्स कोई भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो जो एरर है वो 1/n टाइम्स हो जाएगी। तो देखता नहीं है इधर बोर्ड पे, तेरे नहीं, तेरे आगे वाला सक्षम, सक्षम ही है ना नाम तेरा? ये प्रश्न करने में सक्षम आएगा? ठीक। उसके बाद देखो तीसरी एरर है, तीसरा टाइप है ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर क्या है? ये अगेन ह्यूमन केयरलेसनेस की वजह से, जिसमें आपने रीडिंग वीडिंग गलत ले ली, उसके बाद कैलकुलेट भी गलत कर लिया। अब इसमें क्या कर सकते हो? जैसे इंस्ट्रूमेंट भी आपने प्रॉपर नहीं रखे, रैंडम एरर जैसी ही हैं ऑलमोस्ट, लेकिन रैंडम एरर में तुम्हें कॉज नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर तुम्हें कॉज पता है कि तुम्हारी ही नालायकी है। पॉइंट? रीडिंग इंस्ट्रूमेंट विदाउट प्रॉपर इनिशियल सेटिंग, टेकिंग ऑब्जर्वेशन रॉन्गली विदाउट टेकिंग नेसेसिटी प्रिकॉशन, committing mistake in recording the observations, putting improper values of observation in calculation. These errors can be minimized by increasing the sincerity जो कि क्या पता अगला बंदा सिंसियर है कि नहीं है। एंड अलर्टनेस ऑफ द ऑब्जर्वर, हर बार ऑब्जर्वर बदला नहीं जा सकता है, कई जीवन साथी बन जाते हैं, उन्हें नहीं बदल सकते। उस एरर को दूर कैसे करना है? अब यहाँ से शुरुआत होती है थोड़ी सी एब्सोल्यूट एरर की। यहाँ से देखो, यहाँ से समझना शुरू करो, ठीक है? अभी तक तुमने क्या देखा? तुमने देखे 3 टाइप, ठीक है? पहला सिस्टमेटिक एरर थी, ठीक, सिस्टमेटिक और कंट्रोलेबल एरर। सिस्टमेटिक एरर के बाद दूसरी एरर थी रैंडम, और तीसरी थी रैंडम के बाद ग्रॉस। ऑलमोस्ट सेम। यहां से तुम्हारी कैलकुलेशन वाला पार्ट शुरू हो जाता है। अब यहां से कैलकुलेशन वाला पार्ट कैसे शुरू हो रहा है उसको समझो। एब्सोल्यूट एरर है, जैसे मान लो तुमने एक चीज मेजर करी, वो उसकी एक्चुअल वैल्यू 3 मीटर, चल क्यों नहीं रहा है? बड़ा मान गया क्या?
हाँ यार सही कह रहा है, अरे चल गया चल गया चल गया। अरे ये तो तगड़ा बुरा मान रहा है भाई। अरे मेरी कोई गलती नहीं है यार। अच्छा इधर इधर इधर। जैसे मान लो आपके पास कोई एक्चुअल चीज़ है जिसकी वैल्यू 3 मीटर, एक्चुअल पता है आपको, नापा, नापने पे वैल्यू आ गई 2.99 मीटर। तो एक्चुअल वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू आपने जो घटा दी तो 0.01 मीटर, इस रीडिंग में एरर है कि नहीं है? ये जो एरर आ रही है जो एक्चुअल में से घटा के आपने निकाली, ये एब्सोल्यूट एरर कहलाती है। तो ये डिफरेंस है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का। सिंपल। एब्सोल्यूट एरर मतलब ट्रू माइनस मेजर्ड, एब्सोल्यूट मतलब ट्रू माइनस मेजर्ड। ठीक है जी। इफ ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज नॉट गिवन, एक अगर मान लो तुम्हें क्वांटिटी ट्रू वैल्यू की दी ही नहीं है, क्योंकि मुझे थोड़ी पता है ये चीज मैं नापने जा रहा हूँ, इसकी एक्चुअल वैल्यू पहले से पता है, तो फिर मैं नापूंगा ही क्यों? अरे यार फैक्ट बात है। अगर मुझे पहले से पता होता कि इसकी वैल्यू क्या है इस बोर्ड की, तो मैं क्यों नापूंगा? अगर मैं नाप रहा हूँ इसका मतलब मुझे नहीं पता है। तो इस केस में ट्रू वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ये भी एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। एक काम करो उसके लिए, जैसे मान लो इस बोर्ड को तुमने 5 बार नापा, ठीक है, 5 बार जो भी नापा रीडिंग लिख लो, पांचों पांचों का मीन ले लो, जो मीन आया वही ट्रू वैल्यू हो गई। समझ गए? इफ ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज नॉट गिवन, देन मीन ऑफ ऑल द मेजर्ड वैल्यू इज टेकन, ये आपकी ट्रू वैल्यू बन जाएगी। ठीक है। तो ट्रू वैल्यू अगर नहीं दिए तो क्या करना है, सारी रीडिंग का मीन ले लेना है और उसकी ट्रू वैल्यू, ये मीन का फॉर्मूला है वैसे मैथ्स में, तुम्हें जानते हो ना ये, है ना? याद है ना ये? बायो वालों, बायो वाले हाथ उठाएं। याद नहीं है तुम लोगों को? देखो ये ऐसे लिखते हैं सिग्मा, जैसे आई की वैल्यू 0 से लेके एन है, तो एक आई की जगह लिखोगे A1, आई की जगह फिर 2, आई की जगह 3, और कहाँ तक लिखोगे, एन तक। और यह डिवाइडेड बाई क्या है, नीचे 1/n है तो डिवाइडेड बाई एन। ये आपकी हो गई ट्रू वैल्यू अगर कुछ नहीं दे रखा तो। ये एवरेज लिखा हुआ है। क्या मीन करके हमने ट्रू वैल्यू निकाल ली, अब ये मेरे लिए क्या बन गई, ट्रू वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू में से जो रीडिंग है वो घटाओ, फिर आपकी हर एक में एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी। नॉर्मली तो निकाल रहे हैं, सारी रीडिंग का एवरेज ही तो लिया है। एक मिनट बस सुनते जाओ, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन से क्लियर होगा। तो एब्सोल्यूट एरर ट्रू वैल्यू समझ में आ गई। ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू घटाने पे जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर। अब देखो मीन एब्सोल्यूट एरर, तुमने हर रीडिंग में एरर निकाल ली, उन सारी रीडिंग का अब एवरेज लेना है। तो द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर इज डिफाइंड एज द फाइनल और मीन एब्सोल्यूट एरर। ये मीन एब्सोल्यूट एरर क्या बला है मैं बता रहा हूँ, ये डेल्टा ए एम। तुमने क्या किया, पहले वाला ट्रू में से मेजर घटाया, प्लस दूसरा वाला ट्रू में से मेजर घटाया, प्लस तीसरा वाला ट्रू में से मेजर घटाया, एंड ऐसे करके तुमने एन घटा लिए। उसके बाद ये सारे डॉट 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 है, उसके बाद नीचे एन से डिवाइड कर लिया, तो सारे के सारा तुम्हारा जितनी भी एब्सोल्यूट एरर थी उन सबका एवरेज आ गया। हाँ सारे एरर्स का है। ठीक है, चलो आगे देखो। उसके बाद रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। अब जो तुमने अभी वापस से ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर निकाली, इस मीन एब्सोल्यूट एरर को ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगी रिलेटिव एरर। अब तुम लोग सोच रहे होगे इतनी बार बार हर चीज़ को क्यों डिवाइड कर रहे हैं, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। कई लोग तो इसमें इसलिए इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे होंगे क्योंकि उनके स्कूल में तो पूछे ही नहीं जाएगा, है ना? कुछ लोगों के स्कूल में पूछा जाएगा इसकी वजह से कुछ लोग ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे होंगे, है ना? ठीक है। तो ये है तुम्हारी फ्रैक्शनल एरर, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज एरर बन जाती है। मीन एब्सोल्यूट एरर में से ट्रू वैल्यू को डिवाइड कर दो तो ये तुम्हारी रिलेटिव फ्रैक्शनल एरर है। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगी ये फ्रैक्शनल परसेंटेज एरर, परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर, जो कि मैंने लिख भी रखा है। परसेंटेज एरर मतलब रिलेटिव एरर में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू ट्रू वैल्यू इनटू 100, दैट्स इट।
अब तुम्हारे सामने ना, ये क्वेश्चन से तुम्हें जो कुछ भी पढ़ाए ना अभी क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखो, तुम्हें कितनी रीडिंग दी है? 3 रीडिंग है। तुमने एक रॉड की लेंथ नापी, तुम्हारे पास 3 रीडिंग आ गई। इन तीनों में पहले तो पूछ रहा है मोस्ट एक्यूरेट लेंथ क्या है। जब भी ये बोल रहा है, तुम्हें तो पता ही नहीं है ना, मोस्ट एक्यूरेट लेंथ नहीं पता, इसका मतलब है तुमसे जानना चाह रहा है ट्रू वैल्यू कितनी है। एवरेज निकाल लेंगे, बहुत बढ़िया। तो कितना हो गया? 4.01 प्लस 3.99 प्लस 4.06 डिवाइडेड बाई 3। आंसर बताओ कितना आ रहा है? 4.02 यही आएगा। कर लो। मैंने पता कैसे सोचा, देख ये 4 तो आना ही आना है, इस 1 ने इसको कंपनसेट कर दिया, 0.6/3 मतलब 2 मतलब 4.02। तुम समझे मैंने क्या किया? अब वो कैलकुलेशन वो है जो तुम्हें एक टाइम के बाद समझ में आना शुरू होगी, जब कुछ दिन थोड़ा गणित के साथ खेल लोगे। इस 0.01 ने इस 0.01 को कंपनसेट कर दिया, अब बचा 0.06। 0.06 को 3 से डिवाइड कर दिया तो 0.02। 4 तो सब में कॉमन है। अरे कोई बात नहीं, चिल, थोड़े बड़े हो जाओगे सब समझ में आ जाएगा ये चीजें, अभी छोटे बच्चे हो। तो इतना समझ में आ गया, ट्रू वैल्यू आ गई। उसके बाद वो कह रहा है कि एब्सोल्यूट एरर बता दो, तो चलो इनमें एब्सोल्यूट एरर बताते हैं। वहाँ कोने में छोड़ देते हैं। चलो भाई, अब एब्सोल्यूट एरर की बात कर ले, तो डेल्टा A1 कितना हो जाएगा? AT माइनस A1 मतलब 4.02 माइनस 4.01, तो कितना हो गया? 0.01। बहुत बढ़िया। डेल्टा A2 बताओ। 4.02 माइनस 3.99, तो कितना हो गया? 0.03, है ना? फिर उसके बाद डेल्टा A3 बताओ। 4.02 माइनस 4.06 कितना आया? माइनस माइनस 0.04 सेंटीमीटर। हाँ, अब पेट में दर्द होना शुरू हो गया होगा, क्योंकि पहली बार किस में आ गया? माइनस में। अपने को माइनस की टेंशन नहीं लेनी, माइनस को अपने को हटा के पॉजिटिव ही आंसर लिखना है हमेशा। अपने को आंसर हमेशा किस में देना है? मॉड में। मॉड समझते हो? मॉड मतलब आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। मॉड नहीं समझते तो हटा दो मॉड को। ठीक है, अब वो कह रहा है कि तुम्हें एब्सोल्यूट एरर हर एक में पता चल गई, तीसरे में क्या कह रहा है? मीन एब्सोल्यूट। तो अपने को एवरेज ले लेना है, तो डेल्टा ए का मीन लेना है, तो हो जाएगा डेल्टा A1 का प्लस डेल्टा, ये मॉड लगा हुआ है, मॉड मतलब आंसर हमेशा किस में आएगा? पॉजिटिव में, प्लस डेल्टा A3 डिवाइडेड बाई 3। तो बच्चे पार्टी लिख देंगे 0.01 प्लस 0.03 प्लस 0.04 डिवाइडेड बाई, कितना आ रहा है? 4, 3, 7 और 4, 8, 0.08/3। वैल्यू बताओ इसकी। 0.02666, ऐसा आ जाएगा, है ना? तो इसको अपन एक काम करते हैं, थोड़ा अच्छा सा बना लेते हैं इसको, 0.03 राउंड ऑफ करके लिख देते हैं, आया ना? तो ये हो जाएगा अपने पास। ये कौन सी एरर आ गई बेटा? मीन एब्सोल्यूट एरर। कौन सी एरर? अब देखते हैं रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर की क्या वैल्यू थी कि भाई मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी हो गई? 0.03 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू कितनी निकाली थी? 4.02 सेंटीमीटर। कितनी आ रही है? 3 डिवाइडेड बाई 402।
ये आ रही है 0.00746, ये एरर आ गई। ठीक है जी, ये कौन सी एरर आ गई? रिलेटिव। अब देखते हैं अपन ये लास्ट वाली, ये क्या है? परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या थी? परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या था? फ्रैक्शनल इनटू 100। फ्रैक्चर नहीं लिखा है, फ्रैक्शनल लिखा है। आनंदी, फ्रैक्चर नहीं लिखा है, आया तो नहीं फ्रैक्चर? ठीक। तो परसेंटेज एरर हो गया तुम्हारे पास 0.00746 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो कितना हो गया? 0.746%। समझ गए पूरी कहानी? इतना आसान है एरर। अब क्वेश्चन भी छापो और सोल्यूशन भी छापो, अब सब छापना है। हाँ, पेज छोड़ देना, या फिर एक काम करें इसकी तो, हाँ ठीक है, चलने दे फिर। चलो, इतना चमक गया। उसके बाद देखो, एरर ना प्रोपेगेट होती है। जैसे एक सड़ा आम पूरे आम के ढेर को बर्बाद कर देता है। एक टोकरी है जिसमें ढेर सारे आम रखे हैं, ये वाला आम सड़ जाए तो सारे सड़ जाते हैं कि नहीं सड़ जाते? तो मतलब ये प्रोपेगेट हुआ ना। ऐसे ही एरर प्रोपेगेट होती है। एरर कैसे प्रोपेगेट होती है? देखो, एडिशन में क्या होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एरर हमेशा जुड़ेगी। एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं, कोशिश करो समझने की। जैसे कहीं लिखा हुआ है कि एक कोई नंबर है 4 प्लस माइनस 0.2, मतलब ये 4 तो एग्जैक्ट नंबर है, इसमें अनसर्टेनिटी कितने की है? 0.2 की। मतलब इस ए की जो वैल्यू है, ए की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 4.2, और ए की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 3.8। कितने का एरर आया? 0.2 का। बी कोई है, ये है तुम्हारे पास 3 प्लस माइनस 0.1। ठीक है, अब अपन से कह रहे हैं कि भैया इनको ऐड कर दो। तो देखो, इन दोनों का तो एडिशन हो जाएगा 4 प्लस 3 का, और जो पीछे लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी एरर, एरर भी ऐड हो जाएगी। तो 0.2 प्लस 0.1 हो जाएगा 7 प्लस माइनस 0.3। समझ में आ गई बात? अब आ जाओ सब्ट्रैक्शन में। तुमने सब्ट्रैक्ट किया तो लिखा 4 माइनस 3 प्लस माइनस, लेकिन एरर हमेशा ऐड ही होगी, तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस 0.3। चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, इसमें जो भी एरर होगी वो हमेशा क्या होगी? ऐड। समझ गए? तो एक बात समझ में आ गई कि एरर हमेशा एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होती है? ऐड होती है। ये कौन आ गए? जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने कराई दिया तुमको। इसके बाद ना तुम्हें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की भी एरर देख लेनी चाहिए। तुम इतना लिख के भागने के चक्कर में मत रहो, भी 10 मिनट है, मत परेशान हो। दूसरी क्लास वाले खड़े रहेंगे, आदत है उनकी। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में एरर जाने थोड़ी अजीब तरीके से चलती है। इसमें सबसे पहले समझ लेना चाहिए कि जो भी पावर है, यही रेस्पॉन्सिबल होती है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। मतलब अगर ये पावर पॉजिटिव में है तो ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो नेगेटिव में हो जाएगा वो किस में आ जाएगा? डिवीजन में। कुछ भी हो जाए, ये फॉर्मूला को गौर से देख। टोटल एरर इन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू, जो पावर है वो आगे आ गई है, फ्रैक्शनल एरर इन ए, Q टाइम्स फ्रैक्शनल एरर इन B एंड R टाइम्स फ्रैक्शनल एरर इन C। अब समस्या ये है कि ये हो चाहे ये हो, A की पावर B,
p की पावर q अपॉन c की पावर r, दोनों ही केसेस में एरर तो यही आएगी। जैसे कि वहां एडिशन सब्ट्रैक्शन में एरर हमेशा ऐड हो रही थी, वैसे यहां पर भी जो पावर आगे आके देखिए आर भले ही ऊपर जाके नेगेटिव हो जाए, लेकिन यहां पर तो ये आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में। ठीक है, चमका। जैसे ये क्वेश्चन को देखो, बोला रिलेटिव एरर ए में कितनी है 0.1, बी में कितनी है 0.2 और सी में कितनी है 0.4। तो हमसे पूछा है फ्रैक्शनल एरर पी में बता दो। गौर से सुन, तो जाएगा 2 इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस 3 इंटू डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा सी बाई सी। तो ये हो जाएगा, ए में कितनी एरर दे रखी है 0.1, बी में कितनी दी है 0.2 और सी में कितनी है, सी में मैंने ऐड नहीं करी, तो प्लस 0.4। तो कितना हो गया 0.2 प्लस 0.6 प्लस 0.4, 6 4 10 और 2 12, मतलब 1.2 हुआ ना। ये फ्रैक्शनल एरर आई है, किस में आई है, पी में। समझ गए। अगर इसको परसेंटेज में निकालना हो तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। अब आ जाते हैं इस पे क्यू पे। क्या डेल्टा क्यू अपॉन क्यू में जो नीचे सी स्क्वायर है इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो ये डेल्टा ए बाई ए प्लस 4 टाइम्स डेल्टा बी बाई बी प्लस 2 टाइम्स डेल्टा, कोई ये तो नहीं बोलेगा माइनस में हो जाएगा, तो जाएगा 3 इंटू डेल्टा इज 0.1 प्लस 4 टाइम्स बी इज 0.2 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा सी 0.4, तो ये हो जाएगा 0.3 प्लस 0.8 प्लस 0.8, 8 8 16 17 18 19, मतलब 1.9 आया ना फ्रैक्शनल एरर। परसेंटेज में निकालना होता तो इसी चीज को मैं ऐसे बोल दूं कि ए में अगर फ्रैक्शनल एरर 0.1% है, बी में एरर 0.2% है, तो यहां पर बस जो भी आंसर आएगा वो बाय डिफॉल्ट किस में आ जाएगा 1.2%। ठीक है ना, ये बात चमक गई होगी। जैसे तुम भागने के मूड में मत रहो, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन करके ही जाएंगे। ये क्या कह रहा है कि मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल चार्ज बाई 1% एंड 2%, देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जानने की इच्छा रखता है हमसे। तो ध्यान रखना है जितने भी ये फॉर्मूले तभी काम कर रहे हैं जब ये 5% से कम है। जब जो एरर है परसेंटेज में जब 5% से कम है तभी अपन ऐसे कर पा रहे हैं, अगर 5% से ज्यादा होगी तो हम ऐसे नहीं कर सकते। क्या ना मुंह से बोल देना बहुत आसान है, क्यों अभी इसका बेसिक, क्योंकि अभी तुम्हें पता ही नहीं है बेसिक क्या हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी के बराबर हाफ mv² में जब तू डी के बाई डी या किसके रेस्पेक्ट में एरर निकालनी है उससे करेगी तो डिफरेंशिएट करेगी, जब डिफरेंशिएट करेगी तो 1/2 तो कांस्टेंट, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ये हो जाएगा डेल्टा m बाई एम और ये हो जाएगा तेरे पास प्लस 2 टाइम्स डेल्टा v बाई वी, ये हो जाएगा तेरे पास डेल्टा k बाई के। ये एरर बचेगी कि नहीं बचेगी, कांस्टेंट का तो कोई रोल ही नहीं है। इस केस में जब मास में एरर आएंगे तो इसमें पूरे में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस पूरे में मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया इधर और इधर, तो ये बन गया मेरे पास परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सही बात है, ये बन गया परसेंटेज चेंज इन मास और ये बन गया ट्वाइस परसेंटेज चेंज इन स्पीड। तो ये कितना दे रखा है तुमको 1%, और वेलोसिटी में कितना दे रखा है, तो टोटल कितना हो गया 5%। सारा समझ में आ गया एरर। ए क्या मुंह क्यों बना रहा है, समझ में आया तेरे। ठीक, किसी के मन में कोई डाउट। आज की क्लास समाप्त होती है, यूनिट एंड डायमेंशन समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब बखैर।